नमस्कार दोस्तों, भोर की बात में आपका बहुत बहुत स्वागत है। 8 बज चुके हैं और मैं आपके साथ जुड़ चुका हूं। अगले आधे घंटे तक आपसे जुड़ा रहूंगा और उम्मीद करता हूं कि आप भी मुझसे जुड़ चुके होंगे। तो सबको मेरा नमस्कार है और शुरू करते हैं आज की बात। भोर की बात जो है एक खबर से, उत्तर प्रदेश की खबर से अमूमन मैं शुरू करता हूं। तो उत्तर प्रदेश से सबसे बड़ी खबर आज की है कि रामलला के दरबार में अपने सीएम योगी साहब की कैबिनेट आज हो रही है। जी हाँ, तो आज जो है हमारे सीएम साहब और सारे मंत्रिमंडल के सदस्य जो हैं उनके, वो अयोध्या में कैबिनेट मीटिंग करने जा रहे हैं। तो अयोध्या में इसलिए हो रहा है कि अयोध्या को जैसे ब्रज विकास तीर्थ बना है बोर्ड, उसी तरह से अयोध्या में को भी तीर्थ विकास बोर्ड मिलेगा अयोध्या के विकास के लिए, और संग्रहालय मिलेगा। साथ ही अयोध्या के विकास के लिए अभी और चीज़ों का जो है वो ऐलान हो सकता है। 11 बजे ये लोग पहुंच रहे हैं अयोध्या नगरी और पहले शायद रामलला के दर्शन करेंगे ये लोग, मतलब हमारे सीएम साहब और जितने मंत्रिमंडल के सदस्य हैं, और उसके बाद फिर ये कैबिनेट मीटिंग होगी। और तो देखिए, ये पहली बार हो रहा है कि मतलब दूसरी बार कह लीजिए। पहली बार प्रयागराज में कैबिनेट मीटिंग हुई थी और आज जो बैठक हो रही है मतलब ये अयोध्या में हो रही है। तो 2 बार ऐसे मीटिंग हुई है कैबिनेट की, जो बाहर हुई है, और एक बार प्रयागराज में कुंभ के दौरान, और एक बार जो है ये अयोध्या हो रही है। एक बार बनारस में भी होना था लेकिन किसी कारणवश नहीं हो पाया था। तो चलिए देखते हैं आज अयोध्या के लिए क्या क्या आता है। सुना है कि 25 एकड़ ज़मीन जो है वो आपको मिलने जा रही है पर्यटन विभाग को, और आपको तो पता ही है कि 1000 एकड़ ज़मीन जो है करीब करीब आवास विकास के पास है, जो बनाने जा रहा है एक नया नव्य अयोध्या। करीब 10,000 करोड़ का निवेश करेगा उसमें। तो आपको एक जानकारी दे देता हूँ कि नई अयोध्या में अगर आपको ज़मीन लेनी है, खासकर अगर आप अयोध्या में आश्रम बनाना चाहते हैं या मठ बनाना चाहते हैं, तो योगी सरकार जो है इसके लिए आपको ज़मीन मुहैया करा रही है। और ये प्रक्रिया जो मतलब इसकी जो ऑफिशियल प्रक्रिया है वो मेरे ख्याल से दिवाली के बाद या अगले 10-15 दिनों 20 दिनों में शुरू होने की संभावना है, ऐसी उम्मीद है जो मेरे पास सूचना है। तो आप अखबार देखते रहिएगा या हमारा चैनल देखते रहिएगा, जिस दिन वो निकलेगा हम आपको बता देंगे। तो आप अपना अगर आश्रम बनाना चाहते हैं या मठ बनाना चाहते हैं वहाँ पर अयोध्या में, तो आप वहाँ बना सकते हैं। तो मैं इसकी जानकारी आपको दे दूँगा जब ये ऑफिशियली ऐलान हो जाएगा आवेदन करने के लिए। लेकिन महंगा बहुत है मेरे ख्याल से। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। और दूसरी खबर यह है कि आपको तो पता ही है, हमारे चैनल पे थी कि 112 में जो कॉल अटेंडेंट्स थी लड़कियां ज़्यादातर, तो वहाँ पे वो संविदा पे काम करती हैं ठेके पे। तो उनको 12,000 रुपये मिलता है मात्र पूरे महीने काम करने का। तो इसको वो बढ़ाने की मांग कर रही थी। इसके अलावा उनको कोई लेटर वेटर नहीं दिया गया था, उसकी मांग कर रही थी वो। तो 12,000 से बढ़ाकर उसे 18,000 मांग करने की थी। और ये भी मांग कर रही थी कि जो कंपनी उनको सप्लाई करती है, मतलब सप्लाई दाता कंपनी जो है, वो कंपनी से लिया गया था। तो कंपनी जो है पीएफ में अपना जो है वो उसका अंशदान करें, इनका पीएफ कटे, तो इनके तनख्वाह से जो पैसा कटे उतना पैसा जो है कंपनी भी जॉब कर वो करे। चौथी मांग इनकी थी कि जॉब का ऑफ़र लेटर इनको दिया जाए, शायद वो भी नहीं मिला था। और कॉल अटेंड करने का टारगेट न दिया जाए। तो संभवतः 150-150 जो भी कॉल का टारगेट रहता होगा कि इतना कॉल आपको अटेंड करना है तभी 12,000 रुपये तनख्वाह मिलेगी, या जो भी कंडीशंस हो। तो उस कंडीशंस ये सब सारी चीज़ों को ये हटाने की मांग कर रही थी। उसको लेकर सोमवार की रात में शायद ये धरने पर बैठी थी एडीजी दफ्तर के 112 के सामने। सुबह पुलिस आई तो इनको हटा के फिर वहाँ ले गई, कौन सा पार्क है, इको पार्क ले गई, जहाँ पे धरना प्रदर्शन होता है, वहाँ ले गई है। उसके बाद से अशोक कुमार सिंह जो है, वो जो आईपीएस हैं और जिन्हें एडीजी 112 का चार्ज मिला हुआ था,
तो उनको हटा दिया गया और उनकी जगह एक महिला को बनाया गया है, ताकि इसलिए कि हो सकता है कि महिला के समस्याओं को समझ सके, सुन सके, समझ सके। तो नीरा रावत को ये चार्ज दिया गया है। यह जानकारी आप तक पहुंच गई होगी। तो नीरा रावत से लड़कियों की शायद बात हुई है एक राउंड कल, लेकिन अभी कोई हल नहीं निकला है। हम उम्मीद करते हैं कि कोई ना कोई हल निकल जाएगा। तो ये थी उत्तर प्रदेश की दो बड़ी खबरें, लखनऊ से खासकर। तो अब आपको हम सुनाते हैं पटना की खबर, हमारे नीतीश बाबू की खबर, नीतीश कुमार जी की। परसों इनका एक बयान आया था सदन में, बिहार विधानसभा में बोल रहे थे। तो स्त्री और पुरुष के संबंधों को लेकर, या यूँ कहें कि जनसंख्या बढ़ोतरी पे ये भाषण दे रहे थे, अपना बयान दे रहे, मतलब बोल रहे थे। तो उस पर बोलते बोलते थोड़ा जोश में कुछ ऐसा बोल गए जो विवादित हो गया। मतलब गलत नहीं बोला, बोला तो ठीक ही, जो मतलब जो सच्चाई है उसको बोला, लेकिन बोलने का जो तरीका था या जो शब्द इस्तेमाल किए गए उसको लेके बड़ा विवाद हुआ, बड़ा ट्रोल हुए नीतीश कुमार उस पे सोशल मीडिया पे। तो इसको लेके और ज़्यादा बात बढ़ी तब जब पीएम हमारे नरेंद्र मोदी साहब जो गुना गए थे मध्य प्रदेश वहाँ, और वहाँ पे उन्होंने चुनावी रैली की और वहाँ से उन्होंने मंच से ये बात कही कि भाई नीतीश कुमार जी ने इतना ख़राब बोला या जो भी बोला, और उसको लेके जो है इंडिया गठबंधन के एक भी नेता का बयान नहीं आया, कुछ नहीं आया। तो और हमारी माताएं बहनें जो हैं उस वक्त सदन में बैठी हुई थीं, तो काफ़ी चर्चा में थे नीतीश कुमार पिछले 2 दिनों से। लेकिन फिर कल उन्होंने एक माफ़ी मांग ली और सार्वजनिक तौर पर माफ़ी मांगी, सदन में भी मांगी, बाहर भी मांगी, और उन्होंने कहा कि उनसे गलती हो गई और इसके लिए वो तहे दिल से माफ़ी मांगते हैं। और किसी को इस बयान से चोट पहुंची हो, ठेस पहुंचा हो, तो मैं शर्मिंदा हूं, मैं माफ़ी चाहता हूं, तो और अपनी बात वापस लेता हूं, अपनी निंदा मैं खुद करता हूं। तो इस तरह से मामले का पटाक्षेप हो गया। लेकिन मोदी का, नीतीश जी का ये बयान जो है वो याद रखा जाएगा। थोड़ा सा अखबार में है, मैं पढ़ देता हूं आपको कि पीएम नरेंद्र मोदी ने बुधवार को मध्य प्रदेश में चुनावी सभा में विपक्षी गठबंधन को निशाने पर लेते हुए कहा कि उसके एक बड़े नेता ने विधानसभा में महिलाओं के खिलाफ अपमानजनक भाषा का इस्तेमाल किया। इसके बावजूद गठबंधन के दलों ने एक शब्द भी नहीं बोला। उधर नीतीश ने अपने विवादास्पद टिप्पणी को वापस लेते हुए कहा कि अगर मेरी किसी बात से किसी को कोई ठेस पहुंची हो तो मैं माफ़ी मांगता हूं, मैं अपनी बात वापस लेता हूं, अपनी निंदा करता हूं। मोदी ने नीतीश का नाम लिए बिना कहा कि गठबंधन के बड़े नेताओं में से एक जो ब्लॉक का झंडा ऊंचा रख रहे हैं और केंद्र सरकार को हटाने के लिए तरह तरह के खेल खेल रहे हैं, उन्होंने माताओं बहनों की मौजूदगी में विधानसभा के अंदर ऐसी भाषा का इस्तेमाल किया जिसके बारे में कोई सोच भी नहीं सकता। नीतीश ने मंगलवार को बिहार विधानसभा में जनसंख्या नियंत्रण को लेकर विवादित बयान दिया था। तो चलिए, अंत भला तो सब भला, आलोचना भी हो गई, माफ़ी भी मांग लिए, बात ख़त्म करिए अब इसको। तो नीतीश जी से ही जुड़ी एक खबर और है, और उसको लेके जो है बड़ा भारतीय राजनीति में बवाल चल रहा है। क्या होगा और कितना मिलेगा बच्चों को, ये तो भगवान ही मालिक है, इसको जानता होगा, भगवान ही जानता होगा। लेकिन भैया नीतीश जी ने कह दिया, आज शायद पेश होने वाला भी है उनके यहाँ विधानसभा में, कि जो आरक्षण की सीमा है वो 50% से बढ़ा कर 10% और बढ़ा रहे हैं, 65% कर रहे हैं, और गरीब सवर्णों को जो है 10% पहले से है तो कुल 75% हो जाएगा। कितना फ़ायदा होगा आम आदमी को या जिनको रिजर्वेशन मिल रहा है, आपको लगता है? इसका रिएक्शन क्या होगा? इतनी जल्दबाजी क्यों है?
तो ये नवभारत टाइम्स ने इसी पर आज एक संपादकीय लिखा है कि इतनी भी क्या जल्दी। बिहार में जो कास्ट सर्वे रिपोर्ट का दूसरा हिस्सा सार्वजनिक किया गया और जिस तरह से आरक्षण की सीमा बढ़ाने की मांग हुई और कैबिनेट ने एक नए कोटा बिल को मंजूरी दे दिया जिसे पेश भी किया जाएगा विधानसभा में, तो अप्रत्याशित तो नहीं है लेकिन उचित भी नहीं है। ये संपादकीय में लिखा है। ये बात सही है कि कास्ट सर्वे रिपोर्ट से जुड़े शिक्षा और आर्थिक सर्वेक्षण वाले हिस्से में कई चौंकाने वाले तथ्य आए हैं। राज्य के कुल 2.76 करोड़ परिवारों में से 63.74% ऐसे पाए गए जिनकी मासिक कमाई 10,000 रुपये भी नहीं है। यह बात भी अब आधिकारिक तौर पर स्पष्ट हो गई है कि इस आर्थिक रूप से कमजोर हिस्से का बड़ा भाग SC, ST और OBC तबके से आता है। इसके बावजूद जिस हड़बड़ी में इन समुदायों के लिए 65% आरक्षण का प्रस्ताव आगे बढ़ा दिया गया है, वह आगे चलकर कई जटिलताओं को जन्म दे सकता है। सबसे बड़ी जटिलता तो टकराव होगी। ये टकराव बढ़ेगा। आप लोगों को याद होगा VP सिंह ने क्या किया था, उसके बाद क्या हुआ था और उसके बाद कितनी नौकरी मिली और कितनी मिलेगी आगे। बिहार सरकार ये कह सकती है कि साहब हम तो देखिए अभी दे दिए 1.25 लाख टीचरों को नौकरी और सरकारी नौकरी अभी और 70,000 देने जा रहे हैं, आगे भी देंगे। तो फॉर द टाइम बीइंग हो सकता है इसका फ़ायदा मिल जाए, लेकिन लॉन्ग टर्म में बिहार सरकार की ऐसी आर्थिक स्थिति नहीं है कि वो लगातार हर साल जो है हज़ारों या सैकड़ों या लाखों नौकरियां दे और उसका जो आर्थिक बोझ है वो सरकारी खजाने से पे वहन करने की स्थिति में हो, क्योंकि वो खुद ही मांग कर रहे हैं कि हमको जो है स्पेशल स्टेटस दिया जाए, विशेष राज्य का दर्जा दिया जाए। आज से नहीं, जब मोदी जी के साथ थे 2014 से, तब से जो है वो मांग कर रहे थे और मोदी जी ने कहा कि 1 लाख करोड़ नहीं 1.25 लाख करोड़ देंगे, लेकिन पता नहीं मिला कि नहीं मिला, अभी तक भगवान जानता है। और विशेष राज्य का दर्जा अभी तक बिहार को मिला नहीं। तो सिवाय ये इलेक्शन गिमिक के और कुछ नहीं है। और समाज में बंटवारा, एक तरह से लोग कह रहे हैं, लोगों का आरोप है कि पहले ही धार्मिक आधार पे जो है खाई बन रही है या बन गई है, अब जो है आरक्षण के नाम पे जो है खाई तैयार होगी। तो क्या होगा क्या नहीं होगा, भगवान मालिक है इसका। अब देखना है हमें, आपको तो सिर्फ तमाशा देखना है। नौकरी कितनी है ये आपको भी पता है। तो वही एक लाइन लिखा है इसमें, अच्छा लगा मुझे, मैं सोचता हूँ पढ़ के आपको सुना दूँ कि नए नए और अपेक्षाकृत ताकतवर समूह भी खुद को वंचितों की श्रेणी में रखते हुए आरक्षण की मांग करने लगते हैं। इन मांगों का फ़ायदा उठाना अलग बात है और समाज का सर्वांगीण विकास सुनिश्चित करने की दिशा में आगे बढ़ना बिल्कुल अलग। कोई भी राजनीतिक नेतृत्व अगर इन दोनों के बीच फर्क करते हुए आगे बढ़ सके तो ये दूरगामी नज़रिए से सबके हित में होता है। अफसोस की बात है कि बिहार में जिस तरह की हड़बड़ी दिखाई जा रही है या दिखाई गई है, उसके पीछे चुनावी लाभ हासिल करने की मंशा ज़्यादा लगती है। ये बात सबको पता है कि आरक्षण पर 50% की अधिकतम सीमा की सुप्रीम कोर्ट द्वारा लगाई गई रोक अभी भी लागू है। ऐसे में बिहार विधानसभा से इस तरह का प्रस्ताव पारित करने का कोई व्यवहारिक अर्थ नहीं है। ये अखबार का संपादकीय है, सिवाय इसके कि मतदाताओं के बीच खास तरह का संदेश भेज दिया जाए। चुनावी हितों से अलग कसौटियों पर देखें तो कास्ट सर्वे से निकले आंकड़ों को नीतिगत आधार बनाने से पहले कई और स्तरों पर परखे जाने की जरूरत है। उदाहरण के लिए नीति आयोग का मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स MPI, ये नीति आयोग केंद्र का है। बिहार में गरीबी का प्रतिशत 51.91 लगभग 52% है बताया गया है और यह कास्ट सर्वे के आंकड़े 63.74% से इस मायने में अलग है कि इसमें कई इंडिकेटर्स को आधार बनाया गया है, जबकि कास्ट सेंसस डेटा सिर्फ मंथली इनकम पर आधारित है। यानी कास्ट में जो डाटा आया है 63% का, कि 63% लोग गरीब हैं, 10,000 से कम की आय है उनकी महीने की, तो वो में सिर्फ मंथली इनकम को रखा गया है। जबकि हमारे देश का जो नीति आयोग है उसका जो MPI है, मतलब मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स, वो कई डायमेंशन को देखता है, कई चीज़ों को उसमें वो करता है। तो उसके आधार पर बिहार में जो गरीबी का प्रतिशत है वो 52% है। 52% भी कम नहीं है। अगर आधी से ज़्यादा आबादी गरीब है, उसकी तनख्वाह जो है
उसकी महीनी इनकम जो है या डेली की इनकम 200 रुपये या 300 रुपये है, तो निश्चित रूप से ये अच्छी बात नहीं है। किसी भी सरकार के लिए चुनौती है, चाहे वो केंद्र की सरकार हो या फिर राज्य की सरकार हो या विपक्ष ही क्यों ना हो। जो विपक्ष आज चिल्ला रहा है या हल्ला कर रहा है वो कल को सत्ता में भी था। तो सारी पार्टियां इसके लिए दोषी हैं, किसी एक पार्टी को आप दोषी नहीं ठहरा सकते। अगर बिहार की आधी आबादी जो है वो गरीब है, आधी आबादी जो है ज़िंदगी लड़ने के लिए जूझ रही है, तो सबकी गलती है। कांग्रेस हो तो, बीजेपी हो तो, जेडीयू हो तो, आरजेडी हो तो, सबको अपने अपने गिरेबान में झांकना चाहिए कि क्यों हमारा बिहार इतना पीछे है और दिमागी तौर पे इतना आगे है। हर जगह आपको नौकरी में देख लीजिए, सरकारी नौकरियों में, आईएएस में, आईपीएस में, कुछ नहीं आप मीडिया में देख लीजिए, किसी भी मीडिया संस्थान में चले जाइए। आपको खासकर मैं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की बात कर रहा हूँ कि आप किसी भी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में चले जाइए, उसका जो एडिटोरियल एस्पेक्ट है, एडिटोरियल विभाग जो है, डिपार्टमेंट, एडिटोरियल डिपार्टमेंट, उसमें आपको आधे लड़के जो है वो या बंदे आपको बिहार के मिल जाएंगे। तो भाई देश के दो सबसे बड़े एंकर आप जानते हैं नाम उनका, आपके श्वेता सिंह और अंजना ओम कश्यप, दोनों बिहार के हैं। आज तक चैनल के सबसे बड़े, आज तक जो सबसे बड़ा चैनल माना जाता है, हालांकि अब थोड़ा सा डाउन हो गया है, लेकिन उसमें भी जो न्यूज़ डायरेक्टर हैं सुप्रिया प्रसाद, वो बिहार से ही हैं। बिहार मतलब झारखंड के हैं। संत कुमार जो पहले टीवी 9 को थे और टीवी 9 को बुलंदियों तक पहुंचाया, उन्होंने आजकल एबीपी का दायित्व संभाल रहे हैं, वो भी आपके बिहार के ही हैं। बहुत सारे लोग हैं बिहार के और पूर्वी उत्तर प्रदेश के। तो लेकिन ये भी एक फैक्ट है जो अभी मैंने आपके सामने रखा कि बिहार की, अगर नीतीश कुमार का जो सर्वे है उसके हिसाब से 63% और जो नीति आयोग का सर्वे है उसके हिसाब से 52% आबादी जो है बिहार की वो गरीब है। तो ये सच्चाई है। बाकी आप आरक्षण देते रहिए, नौकरी निकालते रहिए, देखते हैं हम भी कितनी नौकरी निकलती है, चाहे केंद्र की हो चाहे राज्य की हो। और आरक्षण देते रहिए, 100% आरक्षण कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, तो नीतीश जी की बात हो गई। तो एक सांसद और हैं, उनसे भी बात, उनके बारे में भी बात कर ली जाए। बात कर ली जाए। जी हाँ, ये है आपके महुआ मोइत्रा, बड़ी चर्चा में है पिछले 1 महीने से। तो महुआ मोइत्रा की जांच अखबार में निकला है कि अब शायद सीबीआई करेगी। तो इसमें एक छोटा सा समाचार निकला है, लेकिन मुझे लगता है कि आपको सुना देना चाहिए। मुझे अच्छी खबर है महुआ मोइत्रा के बारे में कि उनकी जांच जो है, जो भी उनके ऊपर आरोप लगाया गया है, तो वो जांच जो है अब सीबीआई करेगी। दुबे का दावा है, ये निशिकांत दुबे जो बीजेपी के सांसद हैं, महुआ मोइत्रा के पीछे पड़े हुए हैं बहुत दिन से, तो उन्होंने ही वो शिकायत उकायत की थी, तो उन्हीं का दावा है ये। वैसे तो पीटीआई की खबर है इसमें अखबार में कि बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने बुधवार को कहा कि लोकपाल ने, उन्हें इन्होंने कहा है, पीटीआई ने भी इनके हवाले से लिखा है और अखबार ने छापा है इसको, कि बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने बुधवार को कहा कि लोकपाल ने तृणमूल कांग्रेस सांसद महुआ मोइत्रा के खिलाफ सीबीआई जांच का आदेश दिया है। दुबे ने महुआ पर संसद में पैसे लेकर सवाल पूछने का आरोप लगाया है। इस घटनाक्रम की ओर परोक्ष तौर पर इशारा करते हुए मोइत्रा ने कहा कि सीबीआई को पहले अडानी ग्रुप के कथित कोयला घोटाले की जांच के लिए एफआईआर दर्ज करनी चाहिए, और उन्होंने यह भी कटाक्ष किया कि लोकपाल अभी भी जिंदा है। तो ये महुआ मोइत्रा है, चुप बैठने वाली नहीं है। इससे कुछ दिन पहले बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने मोइत्रा पर रिश्वत के बदले कारोबारी दर्शन हीरानंदानी के इशारे पर गिफ्ट के बदले अडानी ग्रुप को निशाना बनाने के लिए लोकसभा में सवाल पूछने का आरोप लगाया था। एथिक्स कमेटी के सामने पेश भी हुई थी महुआ मोइत्रा, लेकिन तुरंत भाग आई थी और कह रही थी कि मतलब उल्टा सीधा सवाल पूछा जा रहा था उनसे, उन्होंने आरोप लगाया था।
इस मामले को लोकसभा की आचार समिति भी देख रही है। मोइत्रा ने आर्थिक लाभ हासिल करने के आरोप से इनकार किया है। दुबे ने सोशल मीडिया मंच एक्स पर एक पोस्ट में लिखा कि लोकपाल ने मेरी शिकायत पर राष्ट्रीय सुरक्षा को गिरवी रखकर भ्रष्टाचार करने की आरोपित सांसद महुआ के खिलाफ सीबीआई जांच के आदेश दिए हैं। तो महुआ का तो मुझे लगता है कि निशिकांत जी काम लगाने पे लगे हुए हैं। अब देखिए क्या होता है, कैसे क्या होता है। अब अडानी पे आरोप लगाया था राहुल गांधी ने, तो उनकी सदस्यता चली गई, आपको तो पता ही है। तो महुआ मोइत्रा किस खेत की मूली है, देखिए क्या होता है इनके साथ। तो ज़रा कुछ दूसरे अखबार भी देख लिए जाएं। जागरण साहब देखिए, मैं विज्ञापन भैया, होली दिवाली का मौका है। 1 पेज, 2 पेज, 3 पेज, 4 पेज, 5 पेज, फुल पेज, 6 पेज, 6.5 पेज, उसके बाद 7वें पेज के बाद जो है ये आएगी। और इन्होंने जो है महुआ मोइत्रा को ये बड़े ये देखिए, सीबीआई करेगी जांच। खूब बड़ा सा छापा है इन्होंने, दैनिक जागरण ने। भाजपा सांसद निशिकांत दुबे ने बताया, लोकपाल ने केंद्रीय एजेंसी को दिया है जांच का आदेश। और बंगाल सरकार की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई आज। सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को राज्य सरकार की मंजूरी के बिना चुनाव बाद हिंसा के मामलों में सीबीआई जांच आगे बढ़ाने और एफआईआर दर्ज करने के लिए बंगाल सरकार की याचिका पर सुनवाई स्थगित कर दी। राज्य सरकार के बिना जो है सीबीआई जांच का आदेश हो गया और एफआईआर दर्ज हो गई। इस पर सुनवाई करने के लिए तृणमूल सरकार ने जो है सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की थी, वो याचिका स्थगित कर दी गई। जस्टिस BR गवई, जस्टिस PS नरसिम्हा और जस्टिस अरविंद कुमार जी की पीठ ने मामले की सुनवाई की। सुप्रीम कोर्ट गुरुवार को फिर से सुनवाई शुरू करेगा। पढ़ देता हूँ, थोड़ा सा सुन लीजिए। केस बंगाल वर्सेज सेंट्रल गवर्नमेंट। जैसे ही सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने मामले में स्थगन करने का अनुरोध किया, राज्य सरकार की ओर से पेश वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने कहा कि मामले को 9 बार स्थगित किया जा चुका है। बंगाल सरकार ने संविधान के अनुच्छेद 131 के तहत अपने मूल सिविल मुकदमे में दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना अधिनियम 1946 के प्रावधानों का उल्लेख किया और कहा कि सीबीआई कानून के तहत राज्य सरकार से मंजूरी लिए बिना जांच और एफआईआर दर्ज कर रही है। बंगाल में चुनाव के बाद हिंसा के मामलों में सीबीआई ने कई एफआईआर दर्ज की है। सुप्रीम कोर्ट ने सितंबर की शुरुआत में मुकदमे में नोटिस जारी किया था। राज्य सरकार की याचिका में कहा गया है कि राज्य सरकार द्वारा सीबीआई को दी गई सामान्य सहमति वापस ले ली गई है और इस प्रकार दर्ज की गई एफआईआर को आगे नहीं बढ़ाया जा सकता है। ये तो बंगाल वर्सेज सीबीआई हो गया, बंगाल सरकार वर्सेज सीबीआई। और महुआ के मामले का भी उन्होंने बड़ा लंबा चौड़ा छापा है कि निशिकांत दुबे के बयान के आधार पर इन्होंने छापा है कि महुआ मोइत्रा के कथित भ्रष्टाचार के संबंध में उनकी शिकायत पर सीबीआई जांच का आदेश दिया गया है। इस सिलसिले में महुआ मोइत्रा ने कहा कि सीबीआई को सबसे पहले अडानी समूह द्वारा कथित कोयला घोटाले की जांच के लिए प्राथमिकी मतलब एफआईआर दर्ज करनी चाहिए। तो इसमें भी निशिकांत दुबे का जो है बयान छापा है इंटरनेट मीडिया पर, एक्स पर, जो उन्होंने लिखा है कि लोकपाल ने मेरी शिकायत पर राष्ट्रीय सुरक्षा को गिरवी रखकर भ्रष्टाचार करने की आरोपित सांसद महुआ मोइत्रा के विरुद्ध सीबीआई जांच का आदेश दिया। हालांकि लोकपाल की ओर से कोई आधिकारिक बयान नहीं जारी हुआ है। वहीं मोइत्रा ने एक्स पर पोस्ट में लिखा कि मीडिया मुझे कॉल कर रहा है, मेरा जवाब है सीबीआई को पहले 13,000 करोड़ रुपए के अडानी कोयला घोटाले में एफआईआर दर्ज करने की ज़रूरत है। दूसरा, यह राष्ट्रीय सुरक्षा का मुद्दा है। कैसे संदिग्ध एफपीआई विदेशी संस्थागत निवेश स्वामित्व वाली चीन और संयुक्त अरब अमीरात सहित अडानी की कंपनियां गृह मंत्री कार्यालय की मंजूरी से भारतीय बंदरगाह और हवाई अड्डे को खरीद रही हैं। इसके बाद सीबीआई का मेरे विरुद्ध जांच का स्वागत है। एक अलग पोस्ट में तृणमूल सांसद मोइत्रा ने व्यंग्यात्मक ढंग से कहा कि उन्हें यह जानकर बहुत खुशी हुई है कि लोकपाल अस्तित्व में है। और एक अन्य पोस्ट में उन्होंने कहा कि लोकपाल अभी जिंदा है। निशिकांत दुबे ने 21 अक्टूबर को महुआ मोइत्रा के खिलाफ लोकपाल में शिकायत दर्ज कराई थी। उन्होंने मोइत्रा पर आर्थिक लाभ के लिए
राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरे में डालने का आरोप लगाया था। उधर जो लोकसभा की आचार समिति इसकी देखरेख कर रही है, इसकी जांच कर रही है, उसकी बैठक आज हो रही है। लोकसभा की आचार समिति गुरुवार को बैठक करेगी, जिसमें महुआ मोइत्रा के विरुद्ध आरोपों के मामले में एक मसौदा रिपोर्ट स्वीकार की जा सकती है। इस 15 सदस्यीय समिति में भाजपा के 7, कांग्रेस के 3, बसपा, शिवसेना, वाईएसआर कांग्रेस पार्टी, माकपा और जेडीयू के 1-1 सदस्य हैं। तो 8 सदस्य बाहर के हैं, उसमें से 1-2 तो बीजेपी समर्थक होंगे। समिति द्वारा मोइत्रा के विरुद्ध आरोपों पर गंभीर रुख अपनाने की संभावना है, खासकर तब जब पिछली बैठक में विपक्षी सदस्यों के साथ गुस्से में बाहर निकलने पर तृणमूल सांसद समिति के प्रमुख विनोद कुमार सोनकर पर उन्होंने अशोभनीय और व्यक्तिगत सवाल पूछने का आरोप लगाया है। संकेत ऐसे मिले हैं कि विपक्षी सदस्यों की असहमति नोट दिए जाने की संभावना के बीच समिति लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को अपनी रिपोर्ट में तृणमूल सांसद के विरुद्ध सिफारिश कर सकती है। विपक्षी सूत्रों ने बताया कि अभी तक मसौदा रिपोर्ट सदस्यों में वितरित नहीं किया गया है। कांग्रेस सूत्रों ने कहा कि पार्टी के सदस्य एन उत्तम कुमार रेड्डी और वी वैथिलिंगम असहमति नोट सौंपेंगे। कांग्रेस कोटे से समिति की तीसरी सदस्य परनीत कौर है, जो पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह की पत्नी हैं। अमरिंदर कांग्रेस छोड़ चुके हैं और बसपा सदस्य कुंवर दानिश अली भी अपना असहमति नोट दे सकते हैं। लेकिन इतना जान लीजिए कि असहमति नोट दें चाहे सहमति नोट दें, महुआ मोइत्रा की सांसदी तो खतरे में है ही, और उनके खिलाफ कुछ कानूनी कार्रवाई भी हो सकती है। ये मेरा अपना व्यक्तिगत मानना है। तो चलिए इंतज़ार करिए, देखिए क्या होता है। महुआ मोइत्रा के खिलाफ क्या बोलते हैं, महुआ मोइत्रा क्या बोलती हैं। ये तो मामला अभी चलेगा 2-4-10 दिन 15 दिन। तो जो भी डेवलपमेंट होगा इसके बारे में हम आपको बताते रहेंगे। दैनिक जागरण छापता रहेगा, हम आपके लिए पढ़ते रहेंगे। तो आज की पढ़ाई बस इतनी ही। मेरे ख्याल से काफ़ी समय हो गया, आज की बहुत है, त्यौहार का समय है, त्यौहार की तैयारी करिए। वीडियो अगर पसंद आया हो तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।